हाल ही में मेरे अमेज़न फायर स्टिक में एक दिक्कत आ रही थी। अब अमेज़न प्राइम नहीं चल रहा था। जब मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया तो वहाँ से मुझे उसने कहा कि सर आप जो है ना एक बार रीसेट करके देखिए डिवाइस को। मैंने रीसेट कर दिया, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा सर एक बार इसको रीइंस्टॉल करिए। मैंने रीइंस्टॉल कर दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। उसने कहा सर एक बार क्लियर कैशे कर दीजिए। मैंने वो भी किया। उसने कहा कि सर एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कीजिए। मैंने वो भी किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक बार मुझे ये लगने लगा दोस्तों कि उस तरफ जो है कोई कस्टमर केयर का आदमी नहीं, बीजेपी का कोई संगठन मंत्री बैठा हुआ है, जिसे ये नहीं पता कि असल में करना क्या है, लेकिन उसको जो भी जितने फॉर्मूले उसने सुने थे, वो सारे फॉर्मूले चिपका दिए हैं। राजस्थान बीजेपी में भी आजकल यही चल रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान बीजेपी के संगठन मंत्री जो हैं वो उस अमेज़न के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? क्या उन्हें ये अंदाजा नहीं कि क्या होना है और कैसे होना है? एक जो परिवर्तन यात्रा होनी थी राजस्थान में, उस परिवर्तन यात्रा में इतनी यात्राएँ, इतने सारे परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? यात्राओं में से यात्राएँ निकल रही हैं पर यात्रा शुरू नहीं हो पा रही है। इनके जिम्मे में एक जन आक्रोश यात्रा भी थी, उसकी बात हम अभी करेंगे। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए एक परिवर्तन यात्रा का प्लान कर रही थी। इसकी खबरें आपने पढ़ी होंगी और इस परिवर्तन यात्रा में सत्ता परिवर्तन के लिए यह तय किया गया कि किसी एक को कमान नहीं दी जाएगी। बीजेपी में जैसी गुटबाजी है, इसको देख के सब जानते हैं कि किसी एक को कमान नहीं दिया जा रहा है। इसे सभी प्रमुख नेताओं को प्रमुखता देते हुए बीजेपी का प्लान ये था कि राजस्थान के 4 हिस्सों से परिवर्तन यात्रा चलेगी और वो जयपुर में आकर मिलेगी। इस परिवर्तन यात्रा के लिए 4 प्रमुख नाम जो तय हुए थे, ये 4 प्रमुख नाम थे वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सतीश पूनिया जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी उपनेता प्रतिपक्ष हैं, एवं सीपी जोशी जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन ये नाम एकदम से तय नहीं हुए थे। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी संगठन को इस परिवर्तन यात्रा के लिए पहले 3 नाम भेजे गए थे संगठन संभवतः प्रभारी और संगठन मंत्री की तरफ से, और ये 3 नाम थे गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी एवं राजेंद्र राठौर। इसी चैनल में हम बात कर चुके हैं कि सीपी जोशी की स्थिति इस समय कैसी हो रखी है और वो कैसे इशारों पर नाच रहे हैं। राजेंद्र राठौर सीपी जोशी का तो गठबंधन दिखता ही है, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेने की कोशिश की गई। लेकिन आप ये सोचें कि बीजेपी का संगठन मंत्री जिसके जिम्मे पूरा संगठन है, उसको सोशल इंजीनियरिंग का जरा भी अंदाजा नहीं है। 2 राजपूत और एक ब्राह्मण, राजस्थान जहां पर कि एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या एक अच्छी खासी है, विधानसभा में एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन उनका है, वहां पर और पार्टी में भी इन सभी जातियों के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको इग्नोर करते हुए पूरी तरह से उनका फोकस ही नहीं पड़ता। ये सोशल इंजीनियरिंग को इग्नोर किया गया, साथ ही साथ प्रभाव को, नेताओं का अगर भौगोलिक प्रभाव देखें तो भौगोलिक तौर पे भी इन लोगों का अपना अपना प्रभाव बहुत सीमित है। तो किसी भी तरीके से इन चीजों का ध्यान नहीं दिया गया। बीजेपी संगठन ने संज्ञान लिया और इस बात को देखते हुए जो 4 नाम अभी हमने बात की, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और सीपी जोशी, इन चारों को जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। लेकिन संगठन मंत्री को संभवतः ये भी रास नहीं आया। उन्होंने इस तरह की कुछ इक्वेशन की कि ये जो है इस तरह की यात्रा करने से गुटबाजी होगी, सभी नेता जो है अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये शक्ति प्रदर्शन में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने संभवतः दिल्ली को कन्विंस कर लिया गया, यानी कि प्रोग्राम में एक बार रीसेट बटन फिर से दब गया। अब देखिए, बड़ा मजेदार यह था कि जिम्मेदारी दी गई तो दी गई किसको? अरुण चतुर्वेदी, चुन्नीलाल गरासिया, सी आर चौधरी, सारे फूके कारतूस जिनके पास की अब जो है ना कोई जनाधार है, ना जिनके पास एक कोई बहुत बड़ा संगठनात्मक अनुभव है। अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और उनकी लोग जानते हैं कि उनको भी किस तरह का मैंडेट मिला था और बाद में वो कहां पर पहुंच गए, संगठन को कहां कहीं ले जा नहीं पाए। सी आर चौधरी की उम्र हो चुकी है। तो इन सभी लोगों के जिनके नाम उन्होंने प्रस्तावित किए, सीपी जोशी ऑफकोर्स हैं ही, वो प्रदेश अध्यक्ष तो उनका होना ही है। ये सभी लोग जिनका कोई संगठन क्षमता नहीं, जिनके नाम पर 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, उन लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी देकर संगठन मंत्री बीजेपी को राजस्थान में जिताना चाहते हैं, वो भी ऐसे समय में जब अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से सारे दांव चल दिए हैं। अशोक गहलोत के दांव आप देखिए इतने मजबूत हैं कि उनके ध्रुव विरोधी सचिन पायलट तक चुप्पी साध चुके हैं इस समय। तो वहां पर बीजेपी और उनकी स्कीम से टक्कर देने के लिए बीजेपी के पास न कोई एजेंडा इस समय नजर आ रहा है, ना ही किसी तरह की कोई प्लानिंग नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बताया जाता है कि सीपी जोशी जी का ये कहना है
कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो फंस चुके हैं, वो अपने विश्वस्त सूत्रों से, करीबी लोगों से, जिनमें कुछ हमारे मित्र भी हैं, उनसे कह चुके हैं कि यार अच्छे भले आदमी थे, और मैं भी मानता हूँ आदमी अच्छे भले थे, लेकिन वैसे जगह फंस गए हैं कि उनको जो है पूरी तरह से इस इक्वेशन में टिके रहने के लिए काम करना है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बने थे ताकि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी कम हो। लेकिन क्या सीपी जोशी पार्टी के किसी भी गुट से बात कर पा रहे हैं? वसुंधरा जी की शिकायत तो है ही कि सीपी जोशी उनको बिल्कुल बात नहीं करते। गजेंद्र सिंह शेखावत भी यही शिकायत करते हैं कि सीपी जोशी उनसे बिल्कुल बात नहीं करते। सतीश पुनिया से भी उनकी कोई बात नहीं होती। जब वो राज्य के प्रमुख नेताओं से, सिवाय राजेंद्र जी के, वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये गुटबाजी कैसे खत्म होगी? और जिन नेताओं ने संगठन में यहाँ पर काम किया, वो संगठन को वो आगे कैसे चलाएंगे? तो इस सब के पीछे जो कारण नजर आता है, वो संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी बड़े नजर आते हैं। उधर तो हम चंद्रयान जो है बड़ा सफल रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्र में ग्रहण लगा हुआ है। अब बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हालांकि चंद्रशेखर जी के प्रयासों के बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ जी को जगह जो है इस कमेटी में, अब जो ये प्लान हुआ था, जो 4 नाम थे, उसमें नहीं मिल पाई, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत की दिल्ली में अच्छी पैठ है और उनको जो है वहां पर ये माना जाता है कि राजेंद्र राठौड़ से बड़े राजपूत नेता हैं। क्या ये कारण है कि चंद्रशेखर के जो करीबी थे, उनको चूंकि कमान नहीं मिल रही, इसलिए इन 4 बड़े नामों को साइड करवाने में चंद्रशेखर जी ने एक बड़ा रोल प्ले किया? आखिर चुनावी वर्ष में, चुनाव से 3 महीने पहले, इस तरह की एक इनडिसाइसिव पॉलिसी के साथ चंद्रशेखर जी अंत में करना क्या चाह रहे हैं, मैं नहीं जानता। जब सतीश जी अध्यक्ष थे तब भी उनकी उनसे बहुत ज्यादा नहीं बनी, उनकी खटपट की खबरें थी। जन आक्रोश यात्रा का जो पहला चरण था, उसके अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के बीच में बहुत मतभेद थे। प्रदेश अध्यक्ष इसको तैयारी के साथ शुरू करना चाहते थे, लेकिन संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी उस समय भी अंदर की सूचना यही कहती है कि उनकी थे कि बस अभी कर दो, कैसे भी कर दो। वो कह सकते हैं क्योंकि जिम्मेदारी अंत में उनके ऊपर तो नहीं है, उन्होंने कह दिया, उनका काम खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा, पहली बार जन आक्रोश यात्रा की शुरुआती कुछ सभाएं असफल हुई थी, और उसके बाद मेहनत जब प्रदेश अध्यक्ष ने करनी शुरू की तो फर्क आना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद वही बदल गए। और फिर जब एक रैली हुई थी जयपुर में, उस रैली का अंजाम हम सब देख ही चुके हैं। तो संगठन मंत्री आखिर ये सब करके रहे। एक बड़ी दिक्कत ये है बीजेपी को कि संगठन मंत्री का काम संगठन के लिए है, लेकिन क्या वो संगठन के साथ संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे, एक बार भी उस तरीके से सोच पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो संगठन मंत्री का बीजेपी के जीतने या हारने में जाता क्या है? पार्टी हारेगी तो ये सारे नेता विपक्ष में जाएंगे, जीतेगी तो सत्ता में होंगे, लेकिन संगठन मंत्री तो हमेशा सत्ता में है। वो संगठन के सर्वे सर्वा बने रहेंगे, कोई अध्यक्ष बने, कोई कुछ भी रहे, उपाध्यक्ष बने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जी भाई साहब ही रहेंगे, प्रणाम भाई साहब, चरण स्पर्श भाई साहब, यही उनके साथ चलता रहेगा। तो उनकी सत्ताधीशी, उनकी मठाधीशी तो इसी तरह से चलेगी। तो क्या वाकई संगठन मंत्री को चिंता है कि पार्टी इस प्रदेश में कैसे जीतेगी? अब प्रश्न ये उठता है तो संगठन के आदमी, फिर ऐसा क्यों, इस तरह की चीजें क्यों, जहां से कि प्लानिंग में इतनी तरह की हड़बड़ी हो रही है? प्रदेश की जनता को भी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी एंड में करेगी क्या, कैसे जाएगी। और निश्चित तौर पे जब संगठन के अंदर इतनी इनडिसाइसिवनेस, तो उसका फायदा कांग्रेस को ही मिलना है। सचिन पायलट ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, उनका कहना था कि बीजेपी स्टेट में फेल हो रही है, उनके सभी केंद्रीय नेता आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पक्ष में माहौल नहीं बन रहा, जो कि एक फैक्ट है, क्योंकि केंद्रीय नेता अकेले माहौल नहीं बना सकते, माहौल तो नीचे जमीन से बनना शुरू होना है। मैं नहीं जानता कि चंद्रशेखर जी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं, किस तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि वो चाणक्य हैं, उनके दिमाग में कुछ बहुत अलग चल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी चाणक्य नीतियों से सफलताएं ही आई हैं। इस समय चंद्रशेखर जी की नीति से मुझे लगता है 2 ही चीजें हो रही हैं, या तो कांग्रेस को लाभ हो रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं जीती है, बीजेपी मजबूत नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस जीतेगी। उनके मन में कांग्रेस के लिए क्या किसी तरह की सद्भावना है, मैं नहीं जानता। या फिर चंद्रशेखर जी यहां पर एक फील्डिंग सेट कर रहे हैं किसी ऐसे नेता के लिए जिसका नाम उन सभी प्रमुख नेताओं में नहीं है जिनको आप जानते हैं, जिनको आप सुनते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के किसी नेता की फील्डिंग सेट करने के लिए चंद्रशेखर जी यहां के पूरे नेतृत्व को खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं? लेकिन चंद्रशेखर जी संभवतः ये नहीं समझ पा रहे कि जब आप लोकल नेतृत्व को खत्म कर देंगे तो चुनाव जीतेंगे नहीं, और जिसकी आप सेटिंग कर रहे हैं उसकी सेटिंग भी कहीं नहीं हो पाएगी। और होगा वही, चंद्रशेखर जी भाई साहब बने हुए सत्ता में बने रहेंगे, दिल्ली वाले जिनके लिए सेटिंग हो रही है वो भी सत्ता में रह जाएंगे। और अगर कांग्रेस से कुछ विचार मिल गए हों तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। तो दोस्तों, ये टाइम सोचने का है बीजेपी के लिए और बीजेपी के नेताओं के लिए कि अब
बाढ़ जो है वो खेत को खा रही है। तब आपको तय करना है कि बाढ़ का काम जो खेत की रक्षा करना था, वो बाढ़ खेत को बचाए या खेत को खाए। इसी के साथ आज की पंचायती खत्म होती है। आप सभी का धन्यवाद। जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।